हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों हम जैसे कि आपको बताया गया था कि मैं आपके लिए डेली एक क्लास अपलोड करूँगा। तो आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे राजस्थान पॉलिटी के अंदर। राजस्थान पॉलिटी के अंदर हम सबसे पहला टॉपिक जो ले रहे हैं उसका नाम है राज्यपाल, यानी कि गवर्नर। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको जो भी कंसेप्ट आज मैं क्लियर करवाऊंगा वो आपसे एकदम अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा और आगे आने वाले जो आरपीसी या कर्मचारी चयन बोर्ड के जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है। दोस्तों आप जानते हो कि लगभग आरपीसी ने अपना जो ट्रेंड है वो चेंज कर दिया है और ट्रेंड चेंज करने की वजह से आज जो भी एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आ रही हैं वो आप देख पा रहे होंगे कि किस लेवल तक जा रहे हैं। तो मैं उसी लेवल को टच करते हुए आपको ये कंसेप्ट पूरा करवाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने राज्यपाल की। तो राज्यपाल के अंदर सबसे पहले याद रखें कि राज्यपाल जो है जिसको अपन इंग्लिश में गवर्नर बोलते हैं, ये जो राज्यपाल की जो प्रथा थी पहले, उसके अंदर राज्यपाल को क्या बोला जाता था और उसके बाद में उसको क्या बोला जा रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा कि 2014 में जब तत्कालीन राज्यपाल थे हमारे राजस्थान के राम नाईक जी, उन्होंने ये बताया कि 2014 में राम नाईक जी, ठीक है ना, राम नायक जो थे, उन्होंने अगस्त 2014 में इस राज्यपाल के जो प्रोटोकॉल है उसमें चेंज करते हुए ये कहा कि राज्यपाल को आज के बाद में क्या कहा जाएगा, याद रखें। इस राज्यपाल की जो डिवीजन या फिर इसका नाम जो है इसको बोला, हिंदी में इसको बोलेंगे माननीय माननीय राज्यपाल। क्या बोलेंगे हिंदी में इनको? एक संबोधन के तौर पर इनको क्या बोलेंगे? माननीय राज्यपाल। ये किसने बताया था? अगस्त 2014 में तत्कालीन जो राज्यपाल थे हमारे राजस्थान के, उन्होंने कहा कि आज के बाद राज्यपाल को किस नाम से जाना जाएगा? माननीय राज्यपाल के नाम से जाना, या राज्यपाल महोदय भी इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल महोदय, राज्यपाल महोदय भी अपन इसको क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। ये ध्यान रखें। ठीक है। अब बात ये रह गई, ठीक है सर आपने हिंदी में बताया कि इसको माननीय राज्यपाल या फिर राज्यपाल महोदय कहा जा सकता है, तो इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश में इसके लिए यूज किया गया टर्म, उसका नाम है ऑनरेबल, ऑनरेबल, ऑनरेबल गवर्नर। ठीक है, ऑनरेबल गवर्नर यूज किया गया। ठीक है, तो याद रखें इंग्लिश के अंदर इसको ऑनरेबल गवर्नर बोलेंगे और हिंदी के अंदर इसको क्या बोलेंगे? माननीय राज्यपाल, या फिर अपन इसको क्या बोलेंगे? राज्यपाल महोदय बोलेंगे। ये किसने स्टार्ट किया था? अगस्त 2014 के अंदर, जब हमारे तत्कालीन जो राजस्थान के राज्यपाल थे जिनका नाम था राम नाईक जी, उन्होंने ये बताया कि राज्यपाल को अपन इन नामों से संबोधित करेंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे राज्यपाल। अब ये राज्यपाल जो पद दो था, ठीक है, ये कब से अस्तित्व में आया? ये पद आया था जब हमारे राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान के यानी कि जितने भी राजस्थान के मतलब जो राज्य जो थे, स्टेट थे, ए बी सी डी कैटेगरी जो श्रेणियां थी स्टेट की, ठीक है ना, उन श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया था और उसके बाद में 1 नवंबर 1956 को ये राज्यपाल जो पद है ये सृजन में आया। ठीक है। ठीक है, इस पद का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में हुआ। ये बात करें, अगर राज्यपाल की बात करें तो ये एक सिफारिश थी राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, ये आयोग था और इस आयोग ने सिफारिश की, इसने बोला कि राज्यपाल जो है यानी कि राज प्रमुख जो है उसके स्थान पर क्या नाम होना चाहिए? पहले राज्यपाल को से पहले क्या नाम था? राज प्रमुख था। तो राज प्रमुख के स्थान पर क्या होना चाहिए? राज्यपाल नाम होना चाहिए। इसने ये सिफारिश की और इसने एक अमेंडमेंट दिया, 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में। इसकी सिफारिश पर 7वां संविधान संशोधन हुआ। किसकी सिफारिश पर? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 के अंदर। और इसमें यह कहा गया कि आज से जो राज प्रमुख जो पद है, राज प्रमुख जो पद है, इस पद को हटा दिया जाता है और इसकी जगह आज से राज प्रमुख को क्या कहा जाएगा? राज्यपाल कहा जाएगा, यानी कि गवर्नर कहा जाएगा। ये बात ध्यान से सुने। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसकी सिफारिश पर राज प्रमुख के पद को राज्यपाल में बदल दिया गया या राज प्रमुख के पद को राज्यपाल कहा गया। तो याद रखें किसकी सिफारिश पर कहा गया था?
राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन हुआ 1956 के अंदर। और उसके अंदर ये कहा गया कि जो भी स्टेट्स हैं उन स्टेट की राज्य जो है उनकी ABCD जो श्रेणियां हैं, कैटेगरी जो है, उनको पूर्णतः समाप्त किया जाता है और राज्य प्रमुख का जो पद है वो किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, राज्यपाल में। ये बात ध्यान रखें। और इस पद का सृजन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 में हुआ था, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो जितना हमने क्लियर किया है उसके बारे में बाद में एक बार बता देता हूं। राज्यपाल जो शब्द जो है वो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और इस अमेंडमेंट के तहत ये बोला गया कि राज प्रमुख को आज से राज्यपाल कहा जाए। और ये पद कब सृजन हुआ, 1 नवंबर 1956 को हुआ। उसके बाद में बात करें तो हिंदी में राज्यपाल को राम नाईक जी ने ये बताया कि राज्यपाल को संबोधित स्वरूप में हम हिंदी में इनको माननीय राज्यपाल से संबोधित कर सकते हैं या फिर राज्यपाल महोदय कहेंगे, आज जो प्रथा प्रचलित है, और इंग्लिश में इसको ऑनरेबल गवर्नर कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली चीज समझ में आ चुकी होगी। चलिए, इतना होने के बाद में हम ये बात करते हैं कि राज्यपाल जो है वो क्या है। राज्यपाल, याद रखें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक संवैधानिक प्रमुख है, यानी कि इसका संविधान में क्या है, उल्लेख है, तो ये क्या है, संवैधानिक प्रमुख है। संवैधानिक क्या है, प्रमुख है, यानी कि संविधान के अंदर इसका उल्लेख है। दूसरी बात, ये राज्य का पहला नागरिक माना जाता है। राज्य का प्रथम जो संवैधानिक प्रमुख जो है, मुखिया जो है हमारे संविधान के तौर पर, राज्य का जो मेन आदमी है वो कौन है, राज्यपाल है। ये याद रखें, संवैधानिक प्रमुख किसको कहा जाएगा, राज्यपाल को कहा जाएगा। ठीक है, दूसरी बात अगर हम यहां से करें तो याद रखें ये जो है वो लेजिस्लेचर का एक मेन पार्ट है। लेजिस्लेचर का मतलब है विधानमंडल का। देखिए, यहां से आपको मैं दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले एक बार आप ध्यान रखेंगे, संवैधानिक प्रमुख कौन है, याद रखें, राज्यपाल है। ठीक है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है, राज्यपाल, जिसको अपन गवर्नर कहते हैं, हिंदी में इसको माननीय राज्यपाल कहते हैं, या फिर इसी को अपन क्या कहते हैं, राज्यपाल महोदय कह सकते हैं, इंग्लिश में ऑनरेबल गवर्नर कहते हैं। किसकी सिफारिश पर इस राज्यपाल पद का सृजन किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, यानी कि संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत राज प्रमुख के पद को हटा करके या राज्य की जो स्टेट्स है, ठीक है, श्रेणियां जो है, कैटेगरी जो है, ABCD कैटेगरी वो भी हटा दिया गया और राज प्रमुख के स्थान पर किसका यूज किया गया, राज्यपाल पद का यूज किया गया। और कब पद सृजन में हुआ, 1 नवंबर 1956 में हुआ। ठीक, ये चीज ध्यान में रखें। अब अपन बात करें यहां से राज्यपाल के अंदर, तो राज्यपाल किसका पार्ट है, याद रखें, राज्यपाल की भूमिका जो है वो राज्यों के अंदर राज्यपाल की जैसी भूमिका है, वैसे ही केंद्र के अंदर किसकी भूमिका रहती है, राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति, यानी कि हमारा प्रेसिडेंट जैसे है, यानी कि राष्ट्रपति जो है जैसे केंद्र के अंदर कार्य करता है, वैसे ही सेम स्टेट के अंदर राज्यपाल की भूमिका होती है। कुछ पावर्स इनकी कुछ अलग है, थोड़ी बहुत अलग है, उनके बारे में अपन डिस्कशन बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज एक बार आप थोड़ा सा ध्यान रखें और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अब इस जो 2024 में किसी कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि क्या राज्यपाल का जो पद जो है वो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर किया गया, ऑब्वियसली या किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं अपन नेक्स्ट। अब आगे याद रखें, यहां से लेजिस्लेचर क्या चीज है वो मैं बता देता हूं आपको। लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर, यहां से देखिए, लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधान, विधान मंडल, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विधान मंडल कहते हैं। विधान मंडल जिसको अपने लेजिस्लेचर कहते हैं, विधान मंडल जो है इसके अंदर कुछ स्टेट्स के अंदर, यानी कि 22, आज जैसे 28 स्टेट है हमारे अंदर, भारत के अंदर 28 राज्य हैं, उनमें से 22 राज्य जो है ना, उन 22 राज्यों के अंदर द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी कि 2 सदन है विधानमंडल के अंदर। कौन कौन से 2 सदन, आइए देखते हैं। लेजिस्लेचर जो है जिसको अपन बोलते हैं विधानमंडल, इसका उल्लेख जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में 168 अनुच्छेद 168 में, आर्टिकल 168 के अंदर इसकी बात की गई है। और इसमें बताया गया है कि जो विधानमंडल है उसके 3 पार्ट हो सकते हैं। कितने पार्ट हो सकते हैं, 3। पहला हो सकता है विधानसभा, लेजिस्लेचर असेंबली, विधानसभा। दूसरा पार्ट है विधान परिषद, विधान परिषद। और तीसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं राज्यपाल, राज्यपाल।
गवर्नर। तो किसी भी स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेचर है उसके अंदर तीन मेन पार्ट हो सकते हैं। पहला हो सकता है विधानसभा, दूसरा विधान परिषद, तीसरा राज्यपाल। ठीक है, गवर्नर। अब बात ये करें कि विधानसभा और विधान परिषद में से ये विधान परिषद जो है वो ओनली भारत के अंदर 6 स्टेट ऐसे हैं जिसके अंदर विधान परिषद और विधानसभा है, बाकियों में एक सदनीय व्यवस्था है। अगर हमारे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो राजस्थान के अंदर केवल एक है और उसका नाम है लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेजिस्लेचर असेंबली है यानी कि विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। हाँ, अशोक गहलोत जी के टाइम में एक बार इसका प्रस्ताव पारित करके सेंटर में भेजा गया था। ठीक है, परंतु अभी तक उसका निर्माण नहीं हुआ विधान परिषद का। ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं, अगर जिन भी राज्यों के अंदर, जिन स्टेट के अंदर ये दोनों सदन होंगे, ये दोनों सदन होंगे, उसको बोलते हैं द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदन होंगे। ठीक है, तो ये मात्र जो है वो केवल 6 स्टेट के अंदर, कितने स्टेट में है? 6 स्टेट में, यानी कि 6 राज्य में। कौन कौन से राज्य हैं? तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखें, कुंभा, कुंभा की चाय, कुंभा की चाय। चाय का मतलब टी, टी का मतलब क्या होता है? चाय होता है। किसकी चाय? कुंभा की टी, KUMBA टी, यानी कुंभा की चाय। ठीक है, ये याद रखें। के का मतलब यहां पर है कर्नाटका, कर्नाटक। यू का मतलब है यूपी, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश। एम का मतलब है, एमपी नहीं बोल देना क्योंकि यूपी आती है हमारे माइंड में, एक ही सर्कल घूमता है कि यूपी आ गया तो एमपी आएगा, तो एमपी नहीं है यहाँ पर क्या है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। बी से हो गया बिहार, बिहार। ए से हो गया आंध्र, आंध्र प्रदेश। और टी से हो गया तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना। ये 6 स्टेट ये हैं जिनके अंदर डबल जो है यानी कि द्विसदन है। ठीक है ना, द्विसदनीय व्यवस्था है जिसके अंदर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, लेजिस्लेटर असेंबली और लेजिस्लेचर काउंसिल भी है, दोनों है। ठीक है, याद रखें, लेजिस्लेटिव असेंबली को मैं LA से डिनोट करूंगा, आगे कभी भी आएगा, और इसको बोलूंगा लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, याद रखें, विधानसभा, विधान परिषद जिन राज्यों में है उनकी, उन स्टेट की संख्या कितनी है? 6 है। और बाकी जितने कितने बच गए? बाकी बच गए 28 राज्य, और उन 28 राज्यों के अंदर क्या है? 28 राज्य जो है उनके अंदर केवल एक सदन है जिसके अंदर है विधानसभा, विधानसभा। और विधानसभा के साथ साथ गवर्नर को तो आपको भूलना ही नहीं है क्योंकि ये मेन पार्ट है, राज्यपाल, राज्यपाल, ये ध्यान रखें। हमारे राजस्थान के अंदर बात करें तो हमारा, सॉरी, यहाँ पर 28 राज्य नहीं है, यहाँ पर 22 राज्य होंगे क्योंकि टोटल 28 तो टोटल है। ठीक है, तो 22 राज्य जो है वहां पर विधानसभा और क्या है? राज्यपाल है। दो पार्ट है, दो अंग है विधानमंडल के। और जो बाकी बच गए 6 जो स्टेट जो है, 6 राज्य जो है, उनके अंदर विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है और वहां पर गवर्नर भी है, उसमें 3 अंग होंगे। ठीक है, द्विसदन होंगे, ये सदन है, ये पार्ट है। ठीक है, ये राज्यपाल इसका पार्ट है। पर यहाँ पर 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था होगी और 22 राज्य ऐसे हैं जिनमें क्या होगी? एक सदन, सिंगल सदन होगा, यानी कि एक सदनीय व्यवस्था होगी, और जिसके अंदर हमारा राज्य भी शामिल है, हमारा राज्य यानी कि राजस्थान भी शामिल है, ये याद रखें। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। एक बार दोबारा बता देता हूं, हमारे जो लेजिस्लेचर जो है उसका संविधान के अंदर 168वें आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है कि विधानमंडल के अंदर 3 पार्ट हो सकते हैं, 3 इसके अंग हो सकते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। जिन राज्यों के अंदर विधानसभा और विधान परिषद होगी वो द्विसदनीय होंगे, और ऐसे हमारे भारत के अंदर 6 राज्य हैं जिनका मैंने आपको ट्रिक के थ्रू बताया है। कुंभा की टी का मतलब चाय, याद रखें। ठीक है, और टी से हो गया तेलंगाना, और ये चीजें आपको मैंने बता दिया कि कौन सा किससे क्या कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, 22 स्टेट ऐसे हैं जिनके अंदर हमारा एक राजस्थान भी आता है, उसके अंदर केवल एक ही पार्ट है जिसके अंदर अपन बोल सकते हैं विधानसभा। गवर्नर तो सभी में है, तो ये गवर्नर आ गया। ठीक है, तो विधानसभा और हमारे राजस्थान के अंदर क्या है? विधानसभा और राज्यपाल है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको क्लियर है, हो चुकी होगी। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, अब आगे बात करने से पहले हम यहां से ये देखेंगे कि ठीक है भाई, विधानमंडल जो है उसका पार्ट कौन है? राज्यपाल है, मान लिया हमने। पर अब इस राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, कहां से आएगी, ये चीज हमें बात करनी है। सबसे पहले इसके अंदर जो एक आर्टिकल आता है, इसका नाम है आर्टिकल 153।
आर्टिकल 153 ये बोलता है कि किसी भी स्टेट के अंदर एक राज्यपाल जरूर होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 153 ये कहा, इसमें साफ लिखा गया है कि किसी भी राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल होगा। किसमें? किसी भी स्टेट के अंदर, राज्य में। तो किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? ये आर्टिकल में लिखा हुआ है 153 में। इसी के साथ साथ एक अमेंडमेंट ये हुआ कि क्या आपके दिमाग में आता होगा कि क्या एक राज्य का एक ही राज्यपाल हो सकता है? हो सकता है, पर 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, 7वां संविधान संशोधन आया, जिसमें यह साफ लिखा गया कि एक राज्यपाल को एक से ज्यादा स्टेट का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, वो भी उसका कार्य संभाल सकता है। तो याद रखें 153 में यह बात की गई है कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, परंतु इसी के अंदर 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, 7वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 1956 के अंदर, और इसमें साफ लिख दिया गया कि एक या एक से अधिक, ठीक है, ये दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से प्लस राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। ये किसमें लिखा गया? 7वां संविधान संशोधन करके 1956 में इसमें यह बात लिख दी गई कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, पर इसके अलावा वो दो से ज्यादा राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ये बताया गया किसमें? आर्टिकल 153 के अंदर। ये चीज ध्यान में रखें, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, यहां से ये फैक्ट ध्यान में रखेंगे। अब एक आर्टिकल आता है 154, 154। इसमें बोला गया है कि राज्यपाल के अंदर कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्यपाल के अंदर निहित होती है। कार्यपालिक शक्ति का मतलब है जो भी कानून है उसको लागू करना, उसको इंप्लीमेंट करने की जो पावर है वो राज्यपाल में निहित है। हालांकि वो हम मान सकते हैं कि राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, कार्यपालिक जो शक्ति है, उसका मेनली तौर पर यूज कौन करता है? हम सीएम करता है, मुख्यमंत्री करता है। परंतु जो भी कार्य करने की जो पावर है, जो शक्ति जो है, वो आर्टिकल 154 में साफ लिखा गया है कि कार्यपालिक शक्ति किसके अंदर होती है? निहित है राज्यपाल में। तो याद रखें कि 154 में बताया गया है राज्यपाल की कौन सी शक्तियां? कार्यपालिका शक्ति, यानी कि किसी भी कानून को लागू करने या प्रशासन करने की जो पावर है वो किसमें होगी? राज्यपाल में होगी। ठीक है, ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर इन शक्तियों का यूज कर सकता है। मंत्रिपरिषद यानी कि जिसके अंदर सीएम होता है, मुख्यमंत्री होता है, उसके बेसिस पर ये अपनी शक्तियों का यूज कर सकता है। 154 में ये साफ लिखा गया। चलिए बात करते हैं 155, 155 में आर्टिकल में ये लिखा गया है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसके बारे में बात की गई है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा? सबसे पहले ध्यान रखें, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो करेंगे हमारे देश के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति महोदय। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। क्या राष्ट्रपति सीधे राज्यपाल की नियुक्ति कर देते हैं? परंपरा ये कहती है कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, परंतु सेंट्रल जो काउंसिल है, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल जो है, मंत्री परिषद जो है, केंद्रीय मंत्री परिषद जो है, उसकी सलाह से करेंगे। केंद्रीय मंत्री परिषद बोलेगी कि इस व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल बनाना है, तो राष्ट्रपति उसी के ही बेसिस पर उस व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल बनाते हैं। ये ध्यान रखेंगे। तो याद रखें, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, पर राष्ट्रपति को सलाह कौन देती है? सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल, केंद्रीय मंत्री परिषद। और जिसका मुख्य कौन होता है? केंद्रीय मंत्री परिषद। और इस मंत्री परिषद का मुखिया जो है वो होता है पीएम। पीएम का मतलब प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, प्राइम मिनिस्टर। अब ये चीज ध्यान में रखेंगे, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और किसकी सलाह पर करते हैं? जो सेंट्रल जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल जो है, यानी कि केंद्रीय मंत्री परिषद जो है, उसकी सलाह पर कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, 155 में ये बात साफ लिखी गई है। ठीक है, अब बात ये रह गई कि आपके मन में ये सवाल आता होगा कि सर, अगर केंद्र में यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर राष्ट्रपति को नियुक्त करके भेजती है, तो क्या राष्ट्रपति सेंटर के अधीन काम करता है? उसके दबाव में काम करता है? तो ये मुद्दा उठा और इसी मुद्दे पर एक सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया जिसका नाम है हरगोविंद पंत
मैं बता देता हूं वो मामला। हरगोविंद पंत वर्सेज यानी कि बनाम रघुकुल तिलक। और ये मामला आया था 1979 के अंदर हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि राज्यपाल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं है। राज्यपाल सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र के अधीन में नहीं है, केंद्र के अधीन काम नहीं करेगा, ठीक है ना। केंद्र के अधीन नहीं है तो क्या है, राज्यपाल एक स्वतंत्र पद है। ये बात किस मामले में कही गई, हरगोविंद पंत वर्सेस रघुकुल तिलक विवाद 1979 में साफ सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया कि राज्यपाल जो है वो सेंटर के अधीन काम नहीं करता है, ये एक स्वतंत्र पद है। इसके बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि कई बार क्या होते हैं कि ये जो विवाद जो है, ये मामले जो है, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें एक एक चीज को, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है, एक एक चीज पढ़नी है जिससे हमारे कंसेप्ट भी क्लियर हो और एग्जाम में क्वेश्चन भी गलत ना हो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें। एक बार दोबारा से बता देता हूं, 153 के अंदर 153 आर्टिकल में ये बताया गया है कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और अगर चाहे राष्ट्रपति चाहे तो एक से ज्यादा यानी कि दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी उसको बना सकता है। बात यह है कि दो राज्यों का अगर राज्यपाल बन गया तो क्या उसको वेतन उतना ही मिलेगा जितना एक राज्य का राज्यपाल होने पर मिलता है? नहीं, उसका वेतन राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं कि किस अनुपात में उसको वेतन दिया जाएगा। इसके बाद अपन आगे करेंगे, ठीक है। चलिए, 154 में बताया गया कि कार्यपालिका जो शक्ति है, कानूनों को लागू करने की जो पावर है, प्रशासन चलाने की जो पावर है, वो किसके अंदर निहित है? राज्यपाल के अंदर निहित है। 154वें आर्टिकल में बताया गया है। और 155वां आर्टिकल ये बोलता है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति जो सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल जो है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है, उसकी सलाह पर करते हैं, जिसका हेड होता है, कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी नियुक्ति करे तो क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करता है? नहीं। इसके बारे में एक सुप्रीम कोर्ट में एक विवाद हुआ जिसका नाम है हरगोविंद पंत वर्सेस रघुकुल तिलक। 1979 के अंदर ये कहा गया, साफ सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि राज्यपाल जो है वो सेंटर के अधीन नहीं है, सेंटर के अधीन काम नहीं करता है, वो एक इंडिपेंडेंट डिजिग्नेशन है, यानी कि स्वतंत्र पद है। ये ध्यान रखें, ठीक है। तो इतनी बात आपको उम्मीद करता हूं कि क्लियर है, हो चुकी होगी, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल किसकी? 156 की, 156 आर्टिकल। चलिए, आर्टिकल नंबर 156 देखिए, इसके अंदर इसका बात किया गया है कार्यकाल की, पदावधि, कार्यकाल कि क्या राज्यपाल की पदावधि कितनी सालों की, कितने वर्ष तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। तो इसके लिए याद रखें 5 या 6, यानी कि मेनली अगर देखा जाए तो कार्यकाल या तो 5 साल का होता है या फिर 6 साल का होता है, इतना ही होता है। तो याद रखें इसको, एक वैसे याद करके रखें, जैसे इसको डिनोट करके रखें, ठीक है। 5 या 6 साल का हो सकता है। तो याद रखें 5 या 6, इसका मतलब उसके अंदर किसकी बात की गई है? कार्यकाल की बात की गई है। तो याद रखें इसका कार्यकाल जो होता है वो वैसे 5 वर्ष होता है। कितने साल होता है? 5 वर्ष। परंतु ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहे राज्यपाल को उस पद पर बनाए रख सकता है। ये इसका मतलब है प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब यही है कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है या राष्ट्रपति चाहे तब तक वो उस पद पर बना रह सकता है। उसके अलावा राष्ट्रपति जो है वो किसी प्रकार से उसको हटा भी सकता है, वो बात अलग करेंगे अपन उसके अंदर, ठीक है। तो इसका जो कार्यकाल है वो कितने साल का होगा? 5 साल का होगा, ठीक है। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर क्या हो सकते हैं? बने रह सकते हैं, ये ध्यान रखें। अगर मान लो राज्यपाल जो है किसी कारणवश से अपना इस्तीफा देना चाहे, त्याग पत्र देना, किसे देगा? तो याद रखें इस्तीफा जो है, त्याग पत्र जो है, वो भी राष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे? राष्ट्रपति। और अगर हटाने की बात आती है तो हटा भी कौन सकता है? हटाना जो है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा होगा।
सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ जो काउंसिल जो है उसके सलाह पर या उसके आधार पर वो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति जो राज्यपाल को क्या कर सकते हैं, उसके पद से हटा सकते हैं। ये ध्यान रखें, ठीक है। अब बात करें तो राष्ट्रपति हटा सकता है, राष्ट्रपति को वो त्याग पत्र दे सकते हैं राज्यपाल, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो बने रहते हैं, 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। तो अगर ये बात करें तो क्या जो आर्टिकल 156 जो है उसके अंदर की बात करें तो राष्ट्रपति क्या इनको पुनर्नियुक्त कर सकता है? क्या उसी राज्य के अंदर या फिर दूसरे राज्य में उनको दोबारा राज्यपाल बना सकता है? यस, ऑब्वियसली बना सकता है। तो याद रखें, राष्ट्रपति इनको क्या कर सकते हैं, पुनर्नियुक्त कर सकते हैं। पुनर्नियुक्त कर सकते हैं उसी राज्य में या फिर दूसरे राज्यों के अंदर उन्हें क्या कर सकते हैं, पुनर्नियुक्त कर सकते हैं। यानी कि सेम राज्य के अंदर, उसी राज्य में या फिर अन्य राज्य में इनको क्या कर सकते हैं, राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। ये पावर किसके अंदर है, राष्ट्रपति के पास। तो ध्यान रखें, आर्टिकल 156 दोबारा से देख लें। इनके कार्यकाल की बात की गई है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं, हटा भी राष्ट्रपति सकता है। सेंट्रल जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल जो है, मंत्रिपरिषद जो है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, उसकी सलाह से इनको हटाया भी जा सकता है, ठीक है। और इसको पुनर्नियुक्त भी कर सकते हैं, या तो उसी राज्य में दोबारा अपॉइंट कर सकते हैं या फिर अन्य राज्य में इसको दोबारा पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। ध्यान रखें, ये बात क्लियर होगी सभी को। अब बात ये कर सकते हैं कि एक मामला और गया कि क्या राज्यपाल जो है, ठीक है, राज्यपाल जो है उसको क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद जो है, क्या उसको मनमाने तरीके से हटा सकती है कि जब चाहे उसको हटा दिया और जब चाहे उसको लगा दिया? नहीं, इसके बारे में एक विवाद आया, वो भी ध्यान रखें, वीपी सिंघल विवाद आया भारत संघ, याद रखें, वीपी सिंघल विवाद वर्सेज भारत संघ, ये एक मामला आया सुप्रीम कोर्ट में। और इस कोर्ट में ये कहा गया कि इसमें ये डिसीजन दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार जो है, वो राज्यपाल को मनमाने तरीके से हटा नहीं सकता है। ये बात साफ लिखी गई, ठीक है। केंद्र जो है वो मनमाने तरीके से नहीं हटा सकता। बात ये है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, उनकी सलाह, सेंट्रल गवर्नमेंट की जब सलाह होती है उसके बाद में राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है? नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बताया गया था, ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और गोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक विवाद, उसके अंदर बताया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अधीन नहीं है, ये स्वतंत्र पद है। उसके बाद में ये बताया गया कि एक विवाद हो रहा है, वीपी सिंघल वर्सेज भारत संघ विवाद है, इसमें ये बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकती, मनमाने तरीके से इनको हटा नहीं सकती है, ये भी इस विवाद के अंदर बताया गया। तो ये भी ध्यान रखें, ठीक है। क्वेश्चन कहां से भी पूछा जा सकता है, आप पहले से इसके लिए क्या रहे, तैयार रहे, ठीक है। अब दूसरी बात है, अगर मान लो राज्यपाल को पद से हटा दिया, ठीक है, किसी भी तरीके से, या उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा हटाए गए, या फिर राष्ट्रपति ने किसी भी तरीके से अगर उनको हटा दिया गया, मान लो, या किसी भी तरीके से पद खाली हो गया, तो क्या होगा, उस पद को ग्रहण कौन करेगा? याद रखें, उस पद को ग्रहण करने के लिए हमारे जो हाई कोर्ट जो है, उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस जो है, सीजे, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, वो उसका कार्यभार संभालेंगे, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो अगर राज्यपाल का पद खाली होता है तो हाई कोर्ट जो है, उच्च न्यायालय जो है, उनके जो सीजे जो है, चीफ जस्टिस जो है, मुख्य न्यायाधीश जो है, वो उनके कार्यभार को क्या कर लेंगे, संभाल लेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलिए आगे। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 157 की। मैं आपको एक एक चीज वापस रिकॉल करवाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद में अपन आगे की क्लास में देखेंगे कि आगे किस प्रकार से अपन इस कंसेप्ट को और ज्यादा क्लियर समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 157 और एक बात करेंगे अपन आर्टिकल 158। आर्टिकल 157 के अंदर बात की गई है योग्यता की, अहर्ता कि एक स्टेट का राज्यपाल बनने के लिए उसके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए।
सबसे पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो। ऐसा नहीं है कि अमेरिका से है या फिर किसी और देश से आ गया और उसको अपना राज्यपाल बना दिया। ठीक है, तो पहली जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि भारत का क्या हो, नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात ये साफ लिखी गई है कि उसकी जो आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए या 35 होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा गया है 157 नंबर आर्टिकल में उसकी जो एज है वो 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष। ये दो चीजें ही उसके अंदर संविधान के अंदर लिखी गई है। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, 35 वर्ष उनकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों अगर कंडीशन फॉलो करते हैं तो उसको राज्यपाल बनाया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, और परंपरा तो ये कहती है कि परंपरा में ये कहा जाता है, इसके अलावा भी कुछ एबिलिटी अपन बात करें परंपरा के अंदर, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया है, परंतु परंपरा के अनुसार आज तक जो परंपरा चली आ रही है उसमें ये माना जा रहा है कि राज्यपाल जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, उसी राज्य का सदस्य नहीं होता है। राज्यपाल उसी राज्य का, जिस राज्य में उसको नियुक्त कर रहे हैं उसी राज्य का निवासी न हो, निवासी नहीं हो, ये ध्यान रखें। क्योंकि अगर मान लो किसी भी स्टेट को, जैसे मान लो राजस्थान है, राजस्थान के किसी नागरिक को, किसी व्यक्ति को अगर मान लो यहाँ का राज्यपाल बना दिया जाए तो वो किसी न किसी दल से, किसी भी राजनीतिक दल से उसका संबंध होगा, जानते हैं अपन, क्योंकि वो किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होगा। अगर वो किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब सीएम यानी कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में कंट्रोवर्सी रहेगी, उनके बीच में मतभेद होते रहेंगे। तो इसलिए ये बात परंपरा में आ रही है कि परंपरा से चली आ रही है कि राज्यपाल जो है वो ये सुनिश्चित करें कि राज्यपाल उसी राज्य का निवासी ना हो, किसी दूसरे स्टेट का निवासी हो और उसको राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाए। नेक्स्ट बात, अगर आप राज्यपाल नियुक्त कर रहे हो तो पहले उस स्टेट के सीएम से विचार विमर्श करें, सीएम से सलाह लें कि इस व्यक्ति को हम आपके राज्य में राज्यपाल बना रहे हैं। ठीक है ना, तो पहली बात तो इसके अंदर परंपरा से क्या है कि उसी राज्य का निवासी नहीं हो। दूसरी बात, सीएम से परामर्श जरूर करें। सीएम से क्या लें, सलाह। सीएम की सलाह या मंत्रिपरिषद की सलाह से ही क्या करे, राज्यपाल को नियुक्ति दी जाए। ठीक है ना, ये बात कही गई है। ठीक है ना, वैसे आर्टिकल जो संविधान जो उसके अंदर तो दो ही बात लिखी हुई है, भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 साल होना चाहिए। पर वैसे अगर बात करें तो राज्यपाल के लिए बात क्या करें कि राज्यपाल उस राज्य का नागरिक नहीं हो, इससे उसको भी सुनिश्चित करना चाहिए और सीएम से सलाह जरूर लें कि आपके राज्य के अंदर इस व्यक्ति को हम राज्यपाल बनाने जा रहे हैं, तो उसके विचार विमर्श के आधार पर राज्यपाल को नियुक्त करना चाहिए। पर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात करें तो केवल दो ही चीजें लिखी गई हैं, भारत का नागरिक हो और 35 साल की क्या हो, एज हो। ठीक है, ये ध्यान रख लेंगे। अब उसके बाद बात करें तो ऐसा कुछ हुआ है जिसके अंदर उसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त किया गया हो? हाँ, ऐसा हुआ है। कब हुआ है? पंजाब के अंदर हुआ है कि उसमें पंजाब में क्या हुआ, पंजाब का ही नागरिक यानी कि उज्जवल सिंह, पंजाब के ही है उज्जवल सिंह, और इन उज्जवल सिंह को पंजाब का ही गवर्नर बना दिया गया। तो ये अपवाद है। पश्चिम बंगाल में भी एक अपवाद आया सामने, पश्चिम बंगाल में, इसमें भी जो राज्यपाल जो थे यहाँ के जो राज्यपाल थे वो पश्चिम बंगाल के ही थे। ठीक है ना, तो ये भी याद रखें, उनका नाम था एस सी मुखर्जी। तो यहां पर इस बात का क्या हुआ, खंडन हुआ कि उस राज्य के राज्यपाल नहीं थे, सॉरी उसी राज्य के राज्यपाल थे, पंजाब के उज्जवल सिंह थे। ठीक है, जो पंजाब के ही थे और उनको गवर्नर बनाया गया पंजाब का, और पश्चिम बंगाल में वेस्ट बंगाल थे, उसके एस सी मुखर्जी थे और उन्हीं को उसी राज्य का क्या बना दिया गया, गवर्नर बना दिया। तो यहाँ पर इन बातों का क्या किया गया, थोड़ा सा उल्लंघन किया गया, ये चीज भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट एक आर्टिकल और देख लेते हैं जिसके अंदर 158 यानी कि 158 नंबर आर्टिकल, जिसके अंदर क्या क्या बातें कही गई है अपन उसको भी डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। 158 नंबर आर्टिकल नंबर 158, यहां पर दी गई है शर्तें कि राज्यपाल पद के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। अगर आप किसी भी राज्य पाल को अगर बना रहे हो, किसी राज्य का राज्यपाल बना रहे हो, तो उसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए। पहली बात तो लाभ के पद में नहीं होना चाहिए, भारत सरकार के किसी भी सेवा के अंदर वो नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं हो। दूसरी बात, किसी भी विधानसभा लेजिस्लेचर या विधानमंडल लिख सकते हैं अपन, जिसके अंदर विधानसभा विधान परिषद दोनों आ जाएंगी, प्लस पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट के दोनों सदन जो है, लोकसभा और राज्यसभा, और विधानमंडल के दोनों दोनों जो सदन है, विधान परिषद या विधानसभा, इन दोनों का ही सदस्य नहीं होना चाहिए। ये याद रखें, इन दोनों का ही क्या नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं हो, ये ध्यान रखें। क्योंकि अगर इन दोनों का सदस्य आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल से संबंध रखेगा, और राजनीतिक दल से अगर संबंध रखेगा तो अपने कार्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर सकता। तो इसलिए ये शर्तें साफ लिखी गई है आर्टिकल 158 के अंदर कि राज्यपाल जो है वो ध्यान रखे इन चीजों से वंचित रहे, लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। दूसरी बात, वो विधानमंडल यानी कि विधानसभा या विधान परिषद या पार्लियामेंट जो है जिसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा आती है, उन दोनों का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल 158 बोलता है, ये इसकी शर्तें हैं राज्यपाल की। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल बनाना है तो ये शर्तें हमेशा क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक आर्टिकल आता है 159, इसके अंदर बात की गई है ओथ की, यानी कि शपथ। शपथ कौन दिलाता है, याद रखें, राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति दिलाते हैं क्या? नहीं, किसी भी राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं, उस राज्य के हाई कोर्ट के जो सीजे हैं, मुख्य न्यायाधीश जो है, वो उनको शपथ दिलाते हैं। तो याद रखें, इनको शपथ दिलाते हैं हाई कोर्ट के सीजे, हाई कोर्ट के सीजे, चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, ये ध्यान रखें। ठीक है, अब बात ये करें कि अगर सीजे, मुख्य न्यायाधीश का पद अगर रिक्त है, वहां पर सीजे है ही नहीं, तो क्या करेंगे, तो वहां का जो उस हाई कोर्ट के अंदर जितने भी जस्टिस है, जितने भी न्यायाधीश है, उनमें जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, एज्ड न्यायाधीश जो होगा, वो शपथ दिलाएगा भी। हो सकता है कि किसी कारणवश से सीजे का पद रिक्त हो जाए, तो बाकी जो जस्टिस जो है, बाकी जो न्यायाधीश है, उनमें से जो सबसे वरिष्ठ जो न्यायाधीश होगा, सबसे एज्ड आदमी जो होगा, वो उनको क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। ये आर्टिकल किसमें लिखा गया, 159 लिखा। ठीक है, अब बात करते हैं किसके अंदर, 159 हो गया। अब बात करें अगर 100, एक बार मैं वापस आपको क्लियर करवा देता हूं दोबारा से। हमने सबसे पहले क्या देखा, बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि हमने स्टार्ट क्या किया था, राज्यपाल स्टार्ट किया था। राज्यपाल के अंदर मैंने आपको बताया कि अगस्त 2014 से राम नाईक जी ने, तत्कालीन जो राज्यपाल थे राजस्थान के, उन्होंने कहा कि राज्यपाल को थोड़ा सा उसके प्रोटोकॉल में थोड़ा चेंज करते हैं, और राज्यपाल को आज से माननीय राज्यपाल या फिर राज्यपाल महोदय के नाम से संबोधित किया जाएगा, इंग्लिश में ऑनरेबल गवर्नर के नाम से। ठीक है, ये बात हुई। राज्यपाल का पद कब सामने आया, राज्यपाल का पद सामने आया 1 नवंबर 1956 से, और इसके अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग ने एक सिफारिश की, और उस सिफारिश के आधार पर 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1956 के अंदर, और उसमें राज प्रमुख के स्थान पर कौन सा पद बना दिया गया, राज्यपाल पद बना दिया गया। ठीक है, ये बात हमने देख ली थी। उसके बाद मैंने बताया कि आपको जो राज्यपाल जो है वो विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है। जिन राज्यों के अंदर 2 सदन है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद आते हैं, उनमें राज्यपाल आकर के 3 अंग हो जाते हैं, और जिन राज्यों के अंदर केवल विधानसभा है, उसमें विधानमंडल के केवल 2 अंग है, विधानसभा और राज्यपाल। ये हमने देखा था। उसके बाद में मैंने आपसे बात की कि आर्टिकल बढ़ा। आर्टिकल में हमने क्या देखा, 153वां आर्टिकल देखा। 153वें आर्टिकल में साफ बताया गया, मेरे साथ रिकॉल करें आप, 153वें आर्टिकल में ये साफ बताया गया कि राज्यपाल, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और अगर 2 से ज्यादा राज्यपाल नियुक्त किया गया तो ये बात किसमें कहेगी, 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 7वें संविधान संशोधन 1956 में ये लागू कर दिया गया कि एक व्यक्ति को या एक राज्यपाल को 2 से ज्यादा राज्यों का जो राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। ये 7वें संविधान संशोधन 1956 में बात की गई। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें 154वां आया, 154वें आर्टिकल में हमने देखा कि सारी जो कार्यपालिका शक्तियां जो है, कार्य करने की जो पावर जो है, किसी भी प्रशासन को चलाने की पावर है, कानून को लागू करवाने की जो पावर है राज्य के अंदर, वो सारी की सारी पावर किसमें होती है, राज्यपाल में होती है। पर बात यह है कि राज्यपाल जो है वो उनकी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। मंत्रिपरिषद चाहे उसके आधार पर किया जाता है, जिसका हेड होता है मंत्रिपरिषद का, राज्य में मंत्रिपरिषद का कौन हेड होता है, मुख्यमंत्री होता है। उनकी सलाह से वो अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। नेक्स्ट बात करें, आर्टिकल 155 ये बताता है कि आर्टिकल 155 में उसकी नियुक्ति की बात की गई है। ठीक है, तो नियुक्ति कौन करेंगे, हमारे भारत के या फिर जो देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं, भारत के अंदर अगर बात करें तो प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो उनकी नियुक्ति करेंगे। अब राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे तो क्या अपने आप करेंगे, नहीं, राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की या मंत्रिपरिषद जो है उसकी सलाह से करेंगे, जिसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, उनकी सलाह से उनको नियुक्त कर देंगे। ठीक है, अब बात करें अगर केंद्र सरकार अगर उनकी नियुक्ति करती है तो क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करते हैं, नहीं। इसके अंदर एक सुप्रीम कोर्ट में एक विवाद आया जिसका नाम है हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक विवाद, 1979 के अंदर आया, जो ये साफ बोलता है कि सेंटर के अधीन राज्यपाल का पद नहीं है, ये एक स्वतंत्र पद है।
ठीक है। चलिए उसके बाद में बात करें 156 में, 156वें आर्टिकल में ये बताया गया साफ है कि उसका कार्यकाल बताया गया है। उसका कार्यकाल 5 साल होता है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत, यानी कि जब राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। त्याग पत्र भी वो राष्ट्रपति को देते हैं, हटा उनको कौन सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, ये बात है उनमें कही गई थी। उसके बाद में बात करें 156 के बाद में 157 नंबर आर्टिकल में क्या कहा गया। 157 नंबर आर्टिकल में उनकी योग्यता के बारे में बताया गया। उनकी योग्यता के अंदर क्या चीज है, सबसे पहले ध्यान रखिए, योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु जो उनकी 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 35 साल होनी चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा 157 के बाद 158 देखा। 158 में दी गई, क्या दी गई, शर्तें दी गई। क्या शर्तें होनी चाहिए, सबसे पहली शर्त यही होनी चाहिए कि वो लाभ का पद ग्रहण नहीं करे। और नेक्स्ट बात, लाभ का पद ग्रहण नहीं करे तो किसी भी विधानमंडल या विधान परिषद, विधानमंडल के अंदर जो भी 2 सदन है या संसद के 2 सदन, उनका सदस्य नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल 158 में साफ लिखा गया। उसके बाद में 159 यानी कि 159 के अंदर उसके ओथ की बात की, शपथ की बात की। शपथ कौन दिलाएगा, जो हाई कोर्ट जो है, उस राज्य के जो हाई कोर्ट है उसके जो सीजे हैं यानी कि चीफ जस्टिस जो है, वो उनको शपथ दिलाएंगे। अगर वो चीफ जस्टिस का पद अगर खाली है तो उसको जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उस हाई कोर्ट के अंदर, यानी कि सबसे बुजुर्ग जस्टिस होंगे, वो उनको शपथ दिलाएंगे। तो ये बात कही गई किसमें, आर्टिकल 159 के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये वाली जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आई होगी, आपको हर एक कंसेप्ट को क्लियर भी हुआ होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है या फिर आपका इस वीडियो पर क्या रिस्पॉन्स है, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर उसमें थोड़ी बहुत भी, अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत भी इसमें और ज्यादा बेहतर होना चाहिए, तो मैं आपके सामने और ज्यादा बेहतर लाने का प्रयास करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने भी चाहने वाले जो फ्रेंड सर्कल जो है या व्हाट्सएप ग्रुप जो है, जितने भी है, उन सभी में शेयर करें, जिससे उन बच्चों को भी फायदा हो जो वास्तव में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं पर भारी भरकम फीस की वजह से वो ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका भी फायदा हो जाए। ठीक है, और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और सपोर्ट करें इस चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।